सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं, सारी सखियों को मन्नो बहुरिया और प्यारी बुआ का नमस्कार। नमस्कार बुआ जी, कैसे हैं आप? बढ़िया है। कार्यक्रम की शुरुआत अगर ऐसे करें ना, हाँ। कि हाल चाल पूछ ले तो दिन अच्छा गुजरता है। ऐसा इसलिए हाँ। पूछा है? हाँ। और अभी जो आधा दिन गुजर गया उसका क्या? सुबह किससे पूछा था? नहीं, आपसे मुलाकात तो अभी हुई है ना। देखो भाई, इतनी गर्मी है कि लपेट झपेट के अगर रहा जाए और पानी वानी का ख्याल रखा जाए, तभी सब अच्छा अच्छा होगा। केवल हालचाल पूछने से तो बात नहीं बनेगी। मतलब वो भी बहुत जरूरी है, राहत तो दे ही देता है ये। इस तरीके से अभिवादन करना, बात करना, गर्मजोशी से किसी का स्वागत करना, तो ये तो है ही, लेकिन इसके संग संग स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी बड़ा जरूरी है। तो आज बड़े खास दिवस भी तो हैं आज ना। हाँ हाँ बिल्कुल। आज हम जो है मना रहे हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस जी। और जैसा कि सभी को पता ही है कि ये जो कहना चाहिए जो चीज है तंबाकू, ये काफी नुकसानदेह है। मतलब नाम लेने में हमें तो डर लग रहा है भाई, सच बताएं तो आज इसका निषेध दिवस है। हाँ। और इसलिए इस पर तो हम चर्चा विस्तार से करेंगे और इस पर हमें समय समय पर बात भी करना चाहिए। और आज सखी विशेष है तो हम आज बात करेंगे वीरांगना रानी राजेश्वरी की जी। और साथ ही बुआ जी जो बहुत ही नाजुक कहना चाहिए विषय है, बिल्कुल, वो है स्त्री पुरुष मित्रता। तो बहुत सारे हमारे साथियों ने अपने जो है ना विचार लिखकर भेज दिए हैं। इतना नाजुक मामला है कि वो भी बहुत संवेदनशील है, तो उन्होंने फटाफट अपनी राय लिखकर भेज दी है कैसे कैसे होना चाहिए। तो वो हम भी साझा करेंगे आपसे और कुछ खाना पीना भी बता देंगे। हाँ बिल्कुल। और हम ये भी चाहेंगे कि श्रोतागण जो है सुन रहे हैं, आ गया आलू का पराठा, पता अच्छा है? क्या बात है। तो व्यंजन जानेंगे और उसका मजा भी लेंगे। मजा लेंगे, लेकिन धूप से कैसे बचें, लू में किन चीज़ों का ख्याल रखें, इस पर बात करेंगे, तभी हम हर चीज़ का मज़ा ले सकते हैं। लेकिन जो चीज़ है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें मज़ा न लेना पड़े, न लें तो ज़्यादा अच्छा है, जैसे कि तंबाकू, है ना। और हर साल 31 मई यानी आज के दिन विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, जिसे वर्ल्ड नो टोबैको डे भी कहा जाता है। और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है लोगों को तंबाकू से होने वाले खतरों के बारे में जागरूक करना, जिससे वो इसे खुद बच भी सकें और दूसरों को भी इसे करने से रोकें। तंबाकू के खतरों और स्वास्थ्य पर जो नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, उनके प्रति भी लोगों में जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य है। तो उद्देश्य तो हमेशा बहुत अच्छा होता है जब भी कोई दिवस हम मनाते हैं, और ख़ासतौर से जैसे कि ये जो दिवस है, इसके लिए WHO के अनुसार दुनिया भर में हर साल लगभग 80 लाख लोग तंबाकू के कारण होने वाले जानलेवा बीमारी के शिकार होते हैं। सन 1987 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस दिन को 7 अप्रैल को बनाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन बाद में ये 1988 में क्या हुआ कि ये निश्चित किया गया कि 31 मई को मनाया जाएगा और ये तिथि निर्धारित कर दी गई। तब से ये 31 मई को मनाया जाने लगा। हाँ, स्मोकिंग से या तंबाकू से सेवन से फेफड़ों के कैंसर, मुंह का कैंसर जैसी बीमारी होती है। और इतना ही नहीं, इसके सेवन से दिल की बीमारी होने का खतरा 4 गुना बढ़ जाता है। और इसके अलावा ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति के मस्तिष्क को भी प्रभावित करती है, जिसके कारण डिमेंशिया और अल्जाइमर जैसे रोग होने की आशंका बढ़ जाती है। और ये तंबाकू की जो बुरी लत है, वो लीवर, अग्नाशय, पेट आदि शरीर के बहुत से हिस्से हैं, उसमें कैंसर पैदा कर सकती है। बिल्कुल। और ऐसी जो समस्या है, कैंसर पैदा क्या कर देता है, इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे साथियों ने अपनी भी बातें साझा की हैं। वैसे भी तंबाकू, जैसे कि आप सोच रहे होंगे लोग कि हम क्यों धूम्रपान की बात कर रहे हैं, सिगरेट की बात क्यों कर रहे हैं, तंबाकू उसमें भी होती है, तो इसलिए हम उसकी बात कर रहे हैं। और तंबाकू में कहते हैं 7000 से ज़्यादा ऐसे रसायन पाए जाते हैं जो कि नुकसानदेह होते हैं, तो इस बात का भी ख्याल रखें। और मस्तिष्क को प्रभावित करता है, तो आप समझ लीजिए कि कितनी घातक समस्या है इसको लेने से। तो निकोटीन जो होता है ख़ासतौर से, जिसे हम सब जानते भी हैं, अक्सर बातों में भी समझते हैं, हमें कुछ देर के लिए तो अच्छा महसूस होता है क्योंकि एक उत्तेजना देता है।
आपको अचानक से लगता है कि बहुत सारी ऊर्जा आ गई, आप बहुत सक्रिय हो गए हैं, और जो इंसान हर समय ये चाहता है, तो लेकिन उसके बाद धीरे धीरे पता लगता है कि हमें फिर इसकी आदत पड़ गई है, उसके बगैर हमें कहीं से पूरा शरीर जैसे लगता है निर्जीव सा हो गया है, तो फिर आपकी धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। लेकिन धीरे धीरे फिर यही सारी चीज़ें जो है उसका कह सकते हैं ना कि डिग्री उसकी बढ़ती जाती है, जब तो आप जाहिर है फिर गुस्सा आने लगता है, फिर चिड़चिड़ाहट होने लगती है, और इस तरह से सब जो क्रियाएं होती हैं इसमें हमारे धीरे धीरे मस्तिष्क का क्षय होने लगता है, और हम फिर मजबूर हो जाते हैं, कह सकते हैं एक तरह से कि हम उसके गुलाम हो जाते हैं, है ना? बिल्कुल। और ये जो हानिकारक पदार्थ है ना, इसका सेवन करने से नुकसान तो पहुंचता ही है, साथ ही जो सेवन करने वाले परिवार हैं, जहाँ पर ये तंबाकू आप प्रयोग कर रहे हैं, वहाँ पर उनके परिवार के लोग भी प्रभावित होते हैं। जैसे कि गर्भवती महिलाएं हैं, अगर घर में बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनके सामने अगर आप धूम्रपान करते हैं तो इसका जो धुआं है उसका असर उन पर पड़ता है, और इस तरह ये बुरी लत हमारे परिवार को भी गंभीर बीमारी की चपेट में ले सकती है। बिल्कुल, इसको पैसिव धूम्रपान कहते हैं जी। और एक्टिव तो भाई जाहिर है कि मतलब सीधे सीधे जो ले रहा है वो सक्रिय है, वो एक्टिव हो गया, लेकिन ये जो पैसिव होता है ये भी खतरनाक उतना ही होता है। तो आप ये ना सोचें कि आप ले रहे हैं तो कोई बात नहीं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर आप लोगों को इस अभियान को सफल बनाने में मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक वाकया याद आ गया, 2003 में हमें खांसी आ रही थी, डॉक्टर के पास गए, उन्होंने तुरंत सवाल दागा कि आप सिगरेट पीते हैं? मैंने कहा कभी कभी। फिर वो बोले पान गुटखा? तो जवाब मिला गुटखा तो कभी नहीं खाया, हाँ पान खा लेते हैं। डॉक्टर ने कहा आप जीना चाहते हैं? तो मैंने कहा तो आज ये सब बंद कीजिए तो मैं दवा लिखूं। उनसे हाँ कर दवा का पर्चा लेकर दवा की दुकान तक पहुंचे। रास्ते पर सोचते रहे क्या ऐसा हो पाएगा। खैर दृढ़ हुए तो आज 20 साल तक कोई डिगा नहीं पाया। लोग ताजुब करते हैं कि कैसे आपने छोड़ दिया। मैंने कहा हमारे दिमाग में डॉक्टर के शब्द आप जीना चाहते हैं बार बार याद दिलाते हैं, आप दृढ़ हों तो क्या नहीं हो सकता। तो हम आपकी प्रस्तुतियां सभी सुनते हैं, लिख रहे हैं, हास्य और विनोद का आनंद भी खूब लेते हैं। तो भाई आप दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, इसके लिए आपको बधाई। और आपने छोड़ रखा है, संकल्प जो लिया उसे पूरा किया, इसके लिए भी ढेर सारी बिल्कुल बुआ जी। और ये कहते भी है ना कि ये जो बुरी लत है अगर इससे बाहर आना है तो उससे सबसे महत्वपूर्ण है इच्छा शक्ति। तो जैसे इन्होंने बताया कि ये दृढ़ इच्छा शक्ति से ही कहना चाहिए कि वो इस बुरी लत से बाहर आ पाए। और अगर हम एक बार प्रण ले लेना कि हम इस चीज का सेवन नहीं करेंगे तो काफी हद तक हम इसके जैसे बचाव कर सकते हैं अपने आप का। और लेकिन बात तो है ना कि पहले सोचे तो इस बारे में कि हम गलत कर रहे हैं। बिल्कुल है ना, पहला कदम तो यही है ना, क्योंकि लोग कहते हैं अरे मरना तो है ही एक दिन, अब अपनी मर्जी का करके जाएं। तो ऐसे ऐसे लोगों के जो होते हैं ना कि इसमें भी दृढ़ शक्ति है उनकी, बिल्कुल संकल्प शक्ति है कि हमें तो करना ही है ये। तो कृपा करके आप अपना जो आपका दृढ़ संकल्प है वो ठीक है, लेकिन परिवार वालों का जो है वो दायित्व आप समझें, समाज में जो बाकी लोगों की स्थिति उसको समझें। बिल्कुल। और जैसा कि है कि थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन आप इस सब से चीजों से बच सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुंह में कुछ खाने की आपको आदत है तो आप उसकी जगह सौंफ है, इलायची या लौंग जो भी आप पसंद करते हैं आप वो मुंह में रख सकते हैं। क्योंकि खासकर जो गुटखा वगैरह खाते हैं उनको मुंह चलाने की आदत पड़ जाती है। एक ये भी होता है ना, जैसे कि हम अपने शरीर से व्यायाम करते हैं और 2 दिन बाद नहीं करो तो शरीर में दर्द होता है, तो ऐसे ही जबड़ों को भी दिक्कत होती है, उन्हें भी दर्द होने लगता है। तो इसलिए उनका व्यायाम जो आप करते रहते थे अभी तक, उसके लिए आपको ये सब करना होगा। तो ऐसे लोगों को सौंफ आदि नहीं पसंद होती है, लेकिन आप करें, नारियल मिश्री ले लें, उसको खाएं। और ऐसे ही हमारे साथी लिख रही हैं कि स्कूल के दिनों में जब तंबाकू के बारे में कुछ भी पता नहीं था, मुझे फिल्मी पर्दे पर हीरो को स्टाइल से सिगरेट पीते हुए धुएं के छल्ले उड़ाते हुए बेहद ही आकर्षक लगते थे, और खासकर अशोक कुमार मुझे बेहद अच्छे लगते थे। किशोरावस्था के कुछ सपने भी थे जिसमें वैसे भी चाह थी। 45 साल पहले किसी जान पहचान वाले को तंबाकू से गले का कैंसर और उनके परिवार को तकलीफ देखा और इसके अवगुणों को जाना तो सारा वो रोमांटिक ख्वाब हवा हो गया। भगवान का शुक्र है कि परिवार में किसी को व्यसन नहीं है, पर फिल्मी पर्दे पर पुराने हीरो को सिगरेट पीते हुए देखना आज भी अच्छा लगता है। तो भाई अच्छा लगने तक ही रखिए, उनको पर्दे तक ही सीमित रखिए। बिल्कुल। और बुआ जी ऐसा कई बार होता भी है ना कि अगर जिस संगति में हम हैं, कई बार दोस्त या जो भी है वो बोल देते हैं कि अरे एक बार पी लो, एक बार टेस्ट कर लो, क्या जाता है। लेकिन ये कब हमारी आदत बन जाएगी हम नहीं कह सकते। तो इन संगतियों से भी बचें जहाँ पर आपको इस बात के लिए लोग कहें जबरदस्ती कर रहे हैं। हाँ, तो और एक ये भी है कि अपने स्वभाव को भी पहचाने। कुछ लोग जैसे बहुत दृढ़ निश्चयी होते हैं, कुछ लोग हैं कि 4 बार किसी ने कहा तो मान गया कि अच्छा चलो इतना कह रहे हैं तो हम ना नहीं कर सकते, तो ले लिया।
तो आप अपने अगर स्वभाव से परिचित हैं, ऐसा अगर आपका स्वभाव है, तो ऐसे लोगों से आप दूर रहिए, और नहीं तो अगर आप दृढ़ निश्चयी हैं तो आप सबके साथ रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल बुआ जी। और ये एक और हमारी साथी ने लिखा है संदेश, है ना? उन्होंने लिखा है कि कभी तंबाकू निषेध कभी होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसकी लत आपकी दुनिया बदल देती है। मेरा अनुभव है ये समझाया सभी तरह से, अपने बच्चों की कस्में भी दिलवाई, लेकिन कोई माने तब ना। आखिर में बीमारी कैंसर हुआ और मन से आखिर में कैंसर हुआ। हाँ, अच्छा, बीमारी लिखा है उन्होंने। जी जी। और मन से दुखी और पैसे से खाली करके इंसान जीवन सूना करके चला गया। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि जो भी इस जहर का सेवन करें तो बंद कर दें। आपके परिवार को भोगना पड़ता है आपकी लत का दुख। ये हमारी एक देखो साथी ने बहुत अप्रत्यक्ष रूप से लिखा है। लगभग ये बात समझ में आ रही है सखी कि आपने अपनी बात लिखी है जी। और ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन साथी नहीं है इस दुनिया में, और आपने सामने से इसको देखा है और उसका दंश सहा है। तो हम आपके इस दुख में हम क्या कहें, वाकई बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपने ये हिम्मत किया कि इस मंच पर आपने अपने इस बात को साझा किया है कि सच बात है कि लोग अपने बच्चों की कस्में तक दिलाते हैं और फिर भी लोग नहीं मानते हैं। इसमें अब बात जो है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारे भाई बंधु ही पीते हैं, बहनें भी इनका सेवन करने लगी हैं। तो सबसे गुजारिश है इस बहन की तरफ से भी और हम सब की तरफ से कि कृपा करके हम आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं कि इसका व्यसन न लगने दें, है ना? और एक मेरे श्रोता भी हैं जो कह रहे हैं, मेरे लिए तो सोचनीय है, पैदल चलते हुए भी मेरे पैर बीड़ी सिगरेट के टुकड़ों पर भी नहीं पड़ते, और लोग अपने होठों से लगाकर अपनी शान समझते हैं। यहाँ तक कि माचिस की जली हुई तीली पर भी मेरे कदम नहीं पड़ते, और लोग इनके साथ चलते हुए जिंदगी के फिक्र को धुएं में उड़ाते चले जाते हैं, और इसके परिणाम कितने भयंकर होंगे ये भी नहीं सोचते। तो बहुत सारे हमारे साथी ने वाकई लिखा है, बहुत अच्छी आपने सही बात लिखी है। सभी ने यही लिखा है कि जागरूक करने के लिए मनाया जाता है, इसके नुकसान को जानते हुए भी खाने से लोग घबराते नहीं। इसका मकसद लोगों को तंबाकू के इस्तेमाल से जुड़े स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में याद दिलाना है, जिसमें फेफड़े का कैंसर, हार्ट डिजीज, सांस की बीमारी समेत कई और गंभीर बीमारियां शामिल हैं। तो भाई मन्नो बहुरिया भाई, देखो ये सारी बात करने का जो मकसद है वो यही है ना कि हम सब जो हैं हमारे साथी जो हैं वो खुश रहें, प्रसन्न रहें। और इसके लिए थोड़ी सी और जानकारी दे दें कि एक नंबर भी है ना जिस पर हम कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल बुआ जी, जैसे कि ये तो बात हो गई हमारी, और इसी तरह सरकार भी बहुत से हेल्पलाइन द्वारा काउंसलिंग करके जो इसका जो सेवन है उसके लिए मदद करती है छोड़ने में। और इसके लिए एक नंबर है जिसमें आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, वो है 104 यानी 104 या 104। हाँ, ऐसे ही 108 108। और एक नंबर और है जिसमें आप कॉल कर सकते हैं, वो है 1800112356, यानी 1800112356। तो इस नंबर पर आप बात करेंगे कि आपकी नहीं छूट रही है, क्योंकि अक्सर होता है हम परिवार वाले से बात नहीं करना चाहते या और डॉक्टर के पास नहीं जाते। कहीं ना कहीं मन में एक जिद होती है कि अब हमने कर लिया है ये आदत शुरू, तो कर लिया है, हम क्यों छोड़ें। हाँ। है ना? और बड़ा सुख मिलता है कि हाँ परिवार वाले जो चीज़ मना कर रहे हैं वो हमें और करना है। लेकिन कहीं ना कहीं मन में अगर आपकी इच्छा है कि हमें इसे छोड़ना है, तो ये जो है इन नंबरों पर आप संपर्क करें। ये फ्री है, इसमें पैसे नहीं लगेंगे और आपको समझाया जाएगा। और उसमें देखो विशेषज्ञ होते हैं जो बहुत अच्छे ढंग से इन चीज़ों को समझाते हैं। जो जैसे अभी हम लोग ऐसे सामान्य बात कर रहे हैं, इससे अलग हटके वो कुछ करते हैं, क्योंकि हम लोग को तो इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन वो आपके मनोभाव को समझते हुए आपसे बातें करते हैं। तो आप ज़रूर इसका जो है लाभ उठाइए। बिल्कुल। और जैसे कि बुआ जी इस बार जैसे हर विषय का थीम होता है, तो इस बार की थीम है कि हमें भोजन की आवश्यकता है, ना कि तंबाकू की। तो भाई इस बात को ध्यान में रखिए और जितनी जल्दी हो सके अगर आप इसका सेवन कर रहे हैं तो वहीं रुक जाइए, ताकि आपके और आपके परिवार को तकलीफ ना पहुंचे। जमाना क्या कहेगा, ओ छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आंचल,
जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। हा छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। सुनना जाने तमन्ना, ओ जरा सुनना जाने तमन्ना, इतना तो सोचिए मौसम सुहाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। हा छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। यही दिन है मस्ती के सिन है, यही दिन है मस्ती के सिन है, किसको ये होश है अपना बेगाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। हा छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। बुआ जी, जैसे कि देश में बहुत सी बहादुर वीरांगनाएं हुई ना, उन्होंने जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। जैसे रानी लक्ष्मीबाई थी, बेगम हजरत महल, रानी चेन्नम्मा, रानी दुर्गावती, ऐसे बहुत से नाम हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा है, सुना है। हाँ, हमारे कार्यक्रम में भी हमने शामिल किया है, बराबर बताया भी है। बिल्कुल। और ऐसी ही एक वीरांगना थी तुलसीपुर की रानी राजेश्वरी, जिन्होंने सन 1857 में क्रांति में अंग्रेजों से मुकाबला किया और उनके छक्के छुड़ा दिए थे। जिस तरह रानी लक्ष्मीबाई के लिए कहा जाता है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, उसी तरह रानी राजेश्वरी देवी के लिए कहा जाता है कि खूब लड़ी मर्दानी थी वो तो तुलसीपुर की रानी थी। बिल्कुल ऐसे ही यही चीज़ हमारे साथी ने भी लिखकर भेजा है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो तुलसीपुर की रानी थी। जी हाँ, झांसी की रानी की तरह ही तुलसीपुर की वीरांगना रानी राजेश्वरी देवी ने भी अपने बच्चे को पीठ पर बांधकर अंग्रेजों से मुकाबला किया था। जंगल में छिपकर अपने राज को बचाने के लिए रानी ने घोड़े पर सवार हो अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए। 1857 की क्रांति में तुलसीपुर की वीरांगना की वीरता का उल्लेख मिलता है। फिरंगियों के खून की प्यासी रानी ने अंतिम सांस तक अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके। तो ये तो बात बिल्कुल सही बात है कि जब अंग्रेजी हुकूमतें और उनके यातनाओं के खिलाफ पूरे देश में विरोध की आवाज़ उठ रही थी, तो उन्होंने भी कमर कस ली और अनुचित लगान वसूली को लेकर तुलसीपुर राज की जनता रानी के साथ मिलकर विद्रोह करने लगी। विद्रोह की जानकारी मिलते ही अंग्रेजी हुकूमत आक्रोशित हो उठी और उन्होंने वहाँ के राजा दृगनारायण सिंह को पकड़ लिया और लखनऊ स्थित रेजिडेंसी में कैद कर लिया। वहाँ पर अंग्रेजों की प्रताड़नाओं से उनकी मौत हो गई। बिल्कुल। और राजा की मौत की खबर मिलते ही तुलसीपुर राज्य में अंग्रेजों के खिलाफ विरोध के स्वर तेज होने लगे और इसके बाद रानी राजेश्वरी देवी ने अंग्रेजों का खुला विरोध शुरू कर दिया। रानी अंग्रेजों के जो पुलिस चौकी थी उस पर आक्रमण किया और उनके कई सैनिक मारे गए। इसी दौरान उन्होंने नेपाल के महाराजा से क्रांतिकारियों की मदद के लिए अपील की। अंग्रेजों के खिलाफ बगावती तेवर अपना चुकी रानी राजेश्वरी देवी ने उनसे मोर्चा ले लिया और अपने छोटे से बच्चे को पीठ पर बांधकर अंग्रेजों से खूब लड़ी। लड़ाई के दौरान उनकी सेना के सैनिकों
ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस तरह रानी की सेना कम होती चली गई। अंग्रेजों की पकड़ से दूर रहने के लिए रानी और कई क्रांतिकारियों के साथ मिलकर सोनार पर्वत के दर्रे से होकर दांग नेपाल चली गईं, जहां उन्हें और कई क्रांतिकारी जैसे कि राजा देवी बख्श सिंह, नाना साहब बालाराव मिले, जिससे राजेश्वरी देवी का हौसला और बढ़ गया और रानी इतनी बहादुर और पराक्रमी थी कि उन्होंने कभी अंग्रेजों के सामने याचना नहीं की। एक योद्धा की तरह उन्होंने जीवन जिया। अब देखो, महलों में रहने वाली कहाँ रानी ऐशो आराम से रहती थी, लेकिन जमीन पर सोई, भूखे प्यासे रहीं, जंगलों में दिन बिताए, बच्चे को अपने संभाला, लेकिन फिर वही बात है ना कि उन्होंने घुटने नहीं टेके। अंग्रेजों के खिलाफ राजेश्वरी देवी ने अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी और फिर देश और अपने राज को बचाने के लिए वो लड़ती ही रहीं। देखेगा, उठेगा तूफान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा। बहता चलेगा मीलों नहरों का पानी, झूमेगी खेती जैसे झूमे जवानी, चमकेगा देश हमारा मेरे साथी रे, आंखों में कल का नजारा मेरे साथी रे। नवयुग का वरदान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा। फिरते थे मुल्कों मुल्कों झोली पसारे, अब से जिएंगे हम भी अपने सहारे, चमकेगा देश हमारा मेरे साथी रे, आंखों में कल का नजारा मेरे साथी रे। भरे हुए खलियान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा। फूटेगा मोती बनके अपना पसीना, फूटेगा मोती बनके अपना पसीना, दुनिया की कौमें हमसे सीखेंगी जीना, चमकेगा देश हमारा मेरे साथी रे, आंखों में कल का नजारा मेरे साथी रे। कल का हिंदुस्तान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान। देखो मन्नू मौर्या, आज और खास दिन है। हाँ। कल हमने गंगा दशहरा मनाया, आज निर्जला एकादशी भी है। हाँ। जल बिना रह सकते शायद, लेकिन सखी सहेली बिना सुने बिना नहीं रह सकते, ये हमारे साथी लिख रहे हैं। और लिख रहे हैं कि सभी साथी मित्रों को निर्जला एकादशी की शुभकामनाएं। इस एकादशी को गुजरात, खास तौर सौराष्ट्र में भीम अग्यारस बोला जाता है। अग्यारस मतलब 11 तारीख और एकादशी मतलब 11 तारीख। हाँ। तो भीम अग्यारस बोला जाता है। शादी के बाद इस दिन पर अग्यारस करने बेटियां अपने पीहर अक्सर आती हैं और हर साल की तरह हमारे यहाँ आज शाम मेला भी लगेगा।
तो क्या बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो मेले में आप जाएं, मजा लें, लेकिन बाकी चीजों का ख्याल रखते हुए, रखें। है ना? और एक श्रोता है, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है बुआ जी। अच्छा, हाँ, क्या? उन्होंने लिखा है कि तंबाकू के खेत को कभी बैरिकेड लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि पशु, उन्होंने ब्रैकेट में गधा भी लिखा है, भी ये पत्ते नहीं खाता, पर आदमी इसको खाता है। तो मतलब कि गधे को भी इतनी अक्ल है कि ये नहीं खाना है। ओहो भाई, ये तो मतलब बड़ी शोचनीय बात है जी। अब हमारे सभी साथी इस पर गौर करेंगे, जो खाते हैं और जो नहीं खाते हैं, क्योंकि जो नहीं लेते हैं उनके आसपास भी अगर ले रहे हैं तो उन्हें बड़ी दिक्कत होती है। अच्छा, एक बात और है, अभी तुमने संदेश की बात की, तो हमारे कुछ साथी जो हैं वो 2 जून के लिए बड़े एक्साइटेड हैं। तो साथियों, हम भी बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं इस वक्त। इन्होंने लिखा है कि, एक ने लिखा है, सखी सहेली की बर्थडे है, आप बता रहे हैं, हमें भी कुछ लिखना है, तो आप प्लीज़ सही तरीका बताएं। तो चूंकि संदेश जा रहा है और अभी हम लगभग ये कार्यक्रम खत्म होते होते हम पोस्ट भी भेजेंगे इस पर, तो आप उसमें भी अपने कमेंट्स लिखकर इस तरह से भेजें कि जो भी सखी सहेली कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली हमारी बहनें बैठती हैं, हमारी जितनी बहुरियाँ हैं, जितनी बिटिया लोग हैं, उनके बारे में आप बिना नाम लिखे 4 पंक्ति 6 पंक्ति या कुछ लिखकर भेजें, जो भी उनकी खासियत है। देखो, सबके बोलने का अंदाज, सबके गीतों का चयन या बहुत सारी और भी तरीके होते हैं जिससे कि आप ये बता सकते हैं कि ये हम फलां के बारे में बता रहे हैं। हाँ। तो आप जब हमारे साथी श्रोता मित्र, तुम्हें नहीं लिखना है मन्नू भैया, तो नहीं, वो हम आपकी बात सुन रहे हैं कि हाँ, यही तो हम कह रहे हैं, हमारी तारीफ में क्या बोल रहे हैं। नहीं, हम तारीफ तो हमारे साथी लिखकर भेजेंगे, अगर कुछ कमी होगी तो उसे भी जरूर लिखकर भेजेंगे, ताकि, और उसको हम बताएंगे कि आपने किसके बारे में लिखा है। तो भाई, इस बार हमारा इम्तिहान है, तो देखते हैं, आप लिखकर भेजते रहिए। इसको हम 2 जून को शामिल करेंगे कार्यक्रम में, और वहीं हलवा भी पकेगा, वो भी आप सुन ही रहे हैं। तो इस तरीके से कुछ हमने कार्यक्रम बनाया है। उस दिन फेसबुक लाइव भी होगा, खास बात ये है। तो इस बात का हम तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको सुनेंगे, शामिल होंगे। और अभी हम किस विषय पर बात करने जा रहे थे कि बात पूरी घूम गई। अब जन्मदिन मनाने पर तो यही हो जाता है ना, लू भूल जाते हैं। बात तो थी बहुत अच्छी, आपने बहुत अच्छी बात कही। हमारे श्रोता बहुत वो लग भी रहे हैं, उनको जानना भी था कि क्या चल रहा है। वो नहीं, तो हमारे साथी तो 9 दिन पहले ही बता दिया था कि आज से ठीक 9वें दिन 2 जून को जन्मदिन है। तो भाई, हमसे ज्यादा आप लोग प्रतीक्षा करते हैं, इसीलिए हम भी बहुत उत्साहित हो जाते हैं। बिल्कुल, ये स्नेह और उनका प्यार ही है ना बुआ, कि जो हम इस तरह के जो कार्यक्रम हैं हम पेश कर पाते हैं। और जैसे कि आपने बोला, विषय तो विषय बहुत गंभीर है, लू से कैसे बचाव करें। और हमारे श्रोतागण भी बहुत सी बातें उन्होंने लिखी है कि लू से कैसे बचा जा सकता है। तो एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि सामान्य तौर पर लू लगना गर्म और आर्द्र वातावरणों में अत्यधिक परिश्रम के कारण से है। चेतना की हानि, भ्रम और दौरे लू लगने के प्रमुख लक्षण हैं। यदि इस स्थिति पर ध्यान नहीं दिया तो ये अंग विफलता, कोमा या मृत्यु का कारण भी बन सकता है। यदि लू के मामूली लक्षण जैसे थकावट या ऐंठन हो रही है तो ठंडा पानी से स्नान करें, धूप में निकलने से बचें, छाछ, आम पन्ना, नारियल पानी जैसे पेय पदार्थों का सेवन करें, अपने शरीर को पंखे से ठंडा करें, ढीले ढाले सूती वस्त्र धारण करें। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो ठंडा करें के साथ साथ सूती वस्त्र ही पहने, किसी भी तरह से किसी भी और पॉलिस्टर वगैरह का प्रयोग न करें। हो सके तो मोटा कपड़ा पहने। अक्सर हम सोचते हैं कि हल्का कपड़ा पहने, अगर धूप में आप निकल रहे हैं तो मोटे से मोटा कपड़ा पहने। खादी सबसे अच्छा है, क्योंकि वो अंदर हवा भी जाने देता है और पसीने को भी सुखा लेता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। पसीना अगर ज़्यादा हो गया है तो एकदम से हम पंखे में बैठ के ठंडी ठंडी हवा का जो मज़ा लेते हैं वो कृपया ना करें, कपड़ा बदल लें, है ना। हाँ। और खासकर जैसे कि इन्होंने लिखा भी है कि जो ठंडे पदार्थ हैं उसका सेवन करते रहें। ऐसे ही जैसे बहुत गर्मी में से हम आते ही तुरंत एसी वाले कमरे में या कूलर के सामने खड़े हो जाते हैं, तो कृपया ये ना करें। पहले धीरे धीरे अपने शरीर के तापमान को मतलब ठंडे में ले आएं, यानी शरीर का जो है तापमान एकदम से गर्म से ठंडा न होने दें। साधारण होने के बाद आप ये कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी बाहर से आए आप, तो आप थोड़ी देर अपने घर के दालान में खड़े हो जाइए, जहाँ पर कि ना तो पंखा है ना कूलर है, या केवल पंखा है, वहाँ खड़े हो जाइए, है ना। बिल्कुल बुआ जी, और बातें और भी होंगी। एक छोटा सा ब्रेक ले लें। हाँ, समय
हाँ, तो एक बार फिर हम हाजिर हैं। ये बात बिल्कुल सही है। और देखो, लू से बचने के लिए हमने कपड़े की बात की, ऐसे ही ये तो पहनने की बात हो गई, लेकिन सिर पर भी खूब मोटा तौलिया या गमछा कुछ भी है लपेट कर ही निकले, क्योंकि सीधे जो सन स्ट्रोक जो होता है, लू लगती है तो सीधे सर पर अगर धूप लगती है, तेज किरणें पड़ती हैं तो भी घातक होता है, कभी कभी सीधे जानलेवा होता है, यानी कि आप गिरते हैं और मौत हो जाती है। तो मोटा वो भी करें, कपड़ा लपेट के कान गले सिर पर लपेट कर ही निकलें, धूप का चश्मा जरूर जरूर लगाएं, है ना। और कान हो सके तो बंद रखें, बिल्कुल, ताकि गर्म हवाएं आपके कान के अंदर ना जाए। और एक श्रोता है, उन्होंने ये भी लिखा है कि इसके लिए यहाँ कहा गया है कि जेब में एक प्याज जो है रख कर ही बाहर जाएं। मतलब इनका पूरा ये है कि ग्रीष्म ऋतु में तेज लू चलती है, ऐसे में घर से बाहर निकलने का ही निषेध है, किंतु यदि बाहर निकलना ही पड़े तो पूरी सावधानी और सुरक्षा के साथ निकलने का ही शास्त्रीय निर्देश है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पॉकेट में अपने प्याज रख लें। और ऐसे ही हमारे साथी लिख रहे हैं कि लू से बचने के लिए हमारे यहाँ इमली का शरबत राजस्थान में फेमस था, कैरी पना प्याज का रस पिलाया दिया जाता है। अच्छा। तो प्याज का रस भी दिया जाता है, तो अगर लग जाती है तो उसके बाद की बात भी है, इस पर भी ध्यान रखें। लेकिन जैसे हमने कहा कि बहुत धूप में से आ रहे हैं तो तुरंत आप एसी या ऐसी बहुत ठंडी जगह पर न जाएं, धीरे धीरे जाएं, दालान में खड़े हों, थोड़ा पंखे में रहें, और उसके बाद धीरे धीरे उस कमरे में जाएं जहां बहुत ज़्यादा ठंडा आपने किया हुआ है, आराम से। जो लोग घर में बैठे हुए हैं, ऐसे ही घर से जब निकलना है तो बिल्कुल इसी तरह से आप पहले एकदम ठंडी जगह में से थोड़ा सामान्य तापमान में आए, तब धीरे धीरे धूप की जगह पर जाएं। कहीं भी बाहर से आप आते हैं तो एकदम से प्यास लगती है, तो हम आते हैं और ठंडा ठंडा पानी पी लेते हैं जी। तो इस बात का भी ख्याल रखें, बिना गुड़ खाए या कुछ खाकर बैठकर शरीर के तापमान को सामान्य होने देने के बाद ही पानी पिएं। और बुआ जी, एक चीज और है कि जब भी आप गर्मी में खासकर जब आप बाहर निकलते हैं तो आपका पेट खाली ना हो। जैसे पानी पी के तो निकले ही, साथ में कुछ ऐसा खा लें जिससे ऐसा लगे कि आपने, यानी कि कुछ सॉलिड खाना, सॉलिड खा लें, ताकि खाली पेट निकलने से भी बहुत से जैसे चक्कर आना, ये सारी चीजें हो सकती हैं। बिल्कुल सही बात है, सॉलिड ही खाया जा सकता है, लिक्विड खाया नहीं जा सकता। तो खाने की बात है तो खाकर ही निकले, ये बात बिल्कुल सही है, हमने भी गलत ही बोला। तो इस बात का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखें। और लू लग गई है अगर, तो बाकी चीज़ें हैं तुरंत डॉक्टर से मिलें। कच्चा आम है, ये सब चीज़ें जो लगाई जाती हैं, प्याज के रस की बात की हमारे साथियों ने, ये सब तो पता है, लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं। बच्चों को बहुत लपेट झपेट कर निकलें, खूब अच्छे से उनको लपेट, वैसे कोशिश करें, जैसे इन्होंने लिखा ना, शास्त्र में निषेध है तो ना निकले, है ना। सबसे अच्छा तो यही है। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद अच्छा ये भी है कि एक गीत सुन ले। हाँ, क्या बात है।
या क्या बात है, बहुत अच्छा गीत। और गर्मी की जहाँ तक बात है उसको थोड़ा सा वेलकम कर लिया जाए तो अच्छी बात है, लेकिन जो हम लोगों ने बताया है उन सब चीज़ों के साथ। बिल्कुल। और बुआ जी बहुत से, जैसे हमने नाजुक विषय की बात कही थी, तो हमारे बहुत से श्रोता ने मित्रता, स्त्री पुरुष मित्रता के बारे में बहुत सी बातें कही हैं। एक श्रोता है, वो लिखते हैं कि जहाँ तक स्त्री और पुरुष की मित्रता की बात है, वैसे तो कई हमारे महिला मित्र भी हैं जिन्हें हम सुख दुख में याद करते हैं, जो हमारे साथ स्कूल और कॉलेजों में पढ़ा करते थे। लेकिन उससे भी बड़ी गौरव की बात ये भी है कि इन मित्रों में विविध भारती की महिला उद्घोषिकाएं भी हैं, जिन्हें मैंने महिला मित्रों और छोटी बहन की भी संज्ञा दी है, जिससे हमारा रिश्ता रोज का बना हुआ रहता है। क्या बात है, ये बात तो है हमारे सच बात है। हमारे जो श्रोता मित्र हैं उन सब ने बड़े प्यार से एक एक संबोधन दिया हुआ है, अभिवादन करते हैं। और ये जो मन्नू भौरिया जो ये लोग लिखते हैं, इससे पता चलता है कि ये जो इनका भाव है, वो जो सम्मान का इनके बाद हम लोगों के प्रति जो इनका मन में है, स्नेह का भाव है, सम्मान का भाव है, वो लेखनी से प्रकट हो जाता है। ऐसे ही हमारे एक साथी लिख रही हैं कि मित्रता कहीं भी दो लोगों में हो सकती है, वो दो पुरुष हो सकते हैं, दो महिलाएं हो सकती हैं, स्त्री और पुरुष में भी मित्रता हो सकती है। किंतु समाज कितना भी शिक्षित हो जाए, स्त्री और पुरुष की मित्रता को तुच्छ नजरों से देखता है। स्त्री और पुरुष में दोस्ती होना सहज है, ऐसी दोस्ती होना कोई गुनाह नहीं, बशर्ते कि उसमें पारदर्शिता और पवित्रता होना अनिवार्य है। आज के समय में हमें दक्यानुसी सोच को बदलने की आवश्यकता है। तो बात बहुत अच्छी आपने कही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो है ही बुआ कि एक बहुत ही नाजुक कहना चाहिए रिश्ता होता है। तो अगर हम अपनी मर्यादाओं को ध्यान में रखें, और ये भी कि सामने वाले का जो कहते हैं ना नीयत क्या है, क्योंकि कहते हैं कि स्त्रियों में जो एक अलग एक छठी इंद्री होती है, जो समझ में आ जाता है, उन्हें समझ में आ जाता है कि सामने वाले के भाव क्या हैं, वो किस लिए मित्रता करना चाहता है। हालांकि ये बात हर किसी को समझ में आ ही जाती है। नहीं ऐसा देखो, ये बात समझ में आ जाती है, लेकिन कुछ हमारे भाइयों में भी ऐसी सातवीं इंद्रिय होती है जो इस बात को छुपा लेते हैं। अच्छा। और ऐसे वो कवच पहन लेते हैं कि वो अक्सर महिलाओं को नहीं समझ में आती है। हाँ। तो बहुत बाद में आंख खुलती है कि अच्छा, ये हमें भावनात्मक रूप से बेवकूफ बना रहे थे। ऐसा भी होता है। हाँ। अच्छा, ये जो छठी इंद्रिय की तुमने बात कही, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा महिलाएं ही छली जाती हैं। कभी कभी ये छठी इंद्रियों का इस्तेमाल करके हमारी जो बहनें हैं उसका लाभ वो भी उठा लेती हैं। हाँ, है ना? जी बिल्कुल ऐसा होता है। तो जब भी ये ऐसी चीजें ऐसी हो, क्योंकि क्या होता है, कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं आपके सामने कि आपको समझ में आ जाता है कि नहीं, इससे मित्रता करना ठीक नहीं है, तो वो जो रिश्ता है आप वहीं पे खत्म कर दें ना, उसे आगे ना बढ़ाएं। और कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत बोल्डली, जिसको कहते हैं ना, कि बहुत हिम्मत करके उस चीज को नहीं कर पाते, और या वो दृढ़ता नहीं होती है उनके में। उन्हें लगता है कि कहीं बुरा ना मान जाए, या और लोग क्या कहेंगे कि अच्छा, अभी तक तो इतने अच्छे दोस्त थे, अचानक क्या हो गया, है ना। तो या कभी कभी पहली बार में ही समझ में आ जाता है, लेकिन धीरे धीरे बातें बढ़ती रहती हैं और वो संकोच में रहती भी हैं। तो ऐसा भी हो सकता है, इसको आप नकार नहीं सकते, ये अंदर का आपका स्वभाव है, गुण है। तो हर कोई ऐसा बोल्ड नहीं हो सकता कि सीधे थप्पड़ मार दे या बात करना बंद कर दे, जिसको कहते हैं ना कि हम लाठी नहीं मार सकते। तो धीरे धीरे चाहे, और कोई आप उसका रास्ता ढूंढिए, हल निकालिए और उसको खत्म कीजिए। बिल्कुल। और बुआ जी कहते भी है ना कहना भी कभी कभी जरूरी हो जाता है। लेकिन नहीं कर पाते ना बहुत सारे लोग। तो बताओ, ये कला मतलब कह सकते हैं ना कि मुश्किल कला है। ऐसी भाव भंगिमाएं भी होती हैं जिससे हम नकार सकते हैं चीजों को, कि सामने वाले को लगे कि नहीं भाई, हम उससे बात नहीं करना चाहते, तब तो लोग और करते हैं। तो इस तरह से हम इन चीजों से बच सकते हैं। और एक श्रोता है, उन्होंने ये लिखा है कि स्त्री पुरुष बहुत अच्छे मित्र हो सकते हैं, देखने का नजरिया और अपनी सोच अच्छी रखें। स्त्रियों को ऐसे मित्र अच्छे लगते हैं जो उनके बिना कहे भाव से ही उनकी बात को समझ लें। अपनी सीमाओं का दोनों पक्ष ध्यान रखें, बस फिर दोनों एक दूसरे के अच्छे मित्र हो सकते हैं। हमारे बच्चों के ही बहुत से मित्र हैं, हम बीच बीच में बच्चों से बात करते रहते हैं, समझाते रहते हैं। बच्चे भी सही मार्गदर्शन में अपनी हदों को पहचानते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। और हमारे सभी साथी लगभग ये लिख रहे हैं ना, मन्नू भौरिया, कि अगर हम एक स्वस्थ मानसिकता वाला समाज और परिवार का निर्माण करते हैं तो स्त्री पुरुष की मित्रता संभव है। तो ये निर्माण कौन करेगा? हमें आपको ही करना है। जैसे इन्होंने कहा बच्चों की बात,
हम तो वैसे अभी जहाँ तक है कि विवाह के बाद ज़्यादा बहुत ये संवेदनशील हो जाता है मामला। जी। पहले तो ये सोचते हैं कि चलो अच्छा है हमारी बेटी उस लड़के से मित्रता कर रही है, तो बस तुरंत जो है ना माताएं और पिता लोग उसके सिर पर मोहर देखने लगते हैं, सोच लेते हैं कि अब बैंड बाजा बारात आ जाएगी है ना। और पूछने लगते हैं क्या करता है ये लड़का, कैसा है स्वभाव में, तुम्हें पसंद है। तो ये उसके बाद सारी दिक्कतें होती हैं जब ये एक शादी हो जाती है। तब जैसे अगर हम कार्यालय में काम कर रहे हैं तो हमारे जो सहकर्मी हैं उनसे हो सकता है कि आपकी ज़रूरत हो कार्यालय की, आप बात भी कर रहे हैं, कभी कभी मन मिल जाता है जिसको कहते हैं वेवलेंथ मिलना, जी। वो भी मिल रही है तो आप बात कर रहे हैं। लेकिन फिर अभी बात आती है कि आसपास लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। तो अगर सच बात है कि अगर आपका मन साफ है तो आप मित्रता रखिए, लेकिन फिर आप ये कहेंगे कि फिर 12 बजे भी रात में घूम सकते हैं, तो भाई ऐसा नहीं है। हाँ। अभी आपको लग रहा है, लेकिन हमने कहा ना कि हो सकता है हमारे पास वो कवच हो या हो सकता है वो सामने वाले पुरुष के पास वो कवच हो कि वो आप नहीं पहचान पा रहे हैं। जी जी, है ना। बिल्कुल, ये बात तो है ही। और जैसे कि बात आपने इसकी की कि बिल्कुल सहकर्मी अगर है, अगर अच्छा मित्र है जी। तो आप चाहें, अगर आपको लगता है कि हाँ आप बातें शेयर कर सकते हैं उससे, और चाहे वो महिला मित्र हो या पुरुष, सिर्फ फर्क इस बात का ही है कि वो महिला है या पुरुष। तो भाई महिला मित्र को तो हम घर में बुला सकते हैं, लेकिन पुरुष मित्र की बात अगर जब आती है तो खुद को भी एक लगता है ना अजीब सा लगता है कि अरे बुलाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो अगर आपका मन साफ है तो आप उनको भी अपने परिवार के जो फंक्शन है उसमें आप शामिल कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो पुरुष या सामने वाला व्यक्ति अच्छा है या वो व्यक्ति व्यवहार का अच्छा है, या आप उसे पसंद करते हैं ना, आप उसके व्यवहार को पसंद करते हैं, तो इस तरह से आप उसको परिवार के साथ भी जोड़ सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, और यही हमारे साथी लिख रहे हैं। सबसे पहले हम समझे कि हम अपना मित्र किसे और क्यों बनाते हैं। हर किसी के अपने कारण हो सकते हैं। उम्र की भिन्न भिन्न पड़ाव पे दोस्ती की परिभाषा बदल जाती है। बचपन में दोस्ती बिना वजह बस किसी के साथ यूं ही हो सकती है, पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हर चीज़ प्रैक्टिकल और नफ़े नुकसान के तराजू से तौलने लगती है। जितनी पक्की और भरोसे की दोस्ती बचपन की होती है, बड़े होने पे उसे झूठ और दिखावा आता जाता है। दो पुरुष अपनी दोस्ती का धरातल भी अपनी हैसियत, शिक्षा, मान सम्मान के तराजू में रख कर सकते हैं। फिर किसी महिला से दोस्ती में यही चीज़ें बदलकर अलग रूप धारण कर लेती हैं। जैसे किसी महिला से मित्रता में उसके रंग रूप का आकर्षण, पर्सनैलिटी या फिर उसका आपके प्रति बर्ताव, व्यवहार निर्णायक हो जाता है, होते हैं। बात बहुत स्पष्ट आपने अच्छी लिखी है और बहुत सटीक की भाई सही बात है कि महिला और पुरुष की मित्रता में ये अंतर क्यों ना। बिल्कुल सही बात है। को ध्यान जरूर रखें भाई कि मित्रता तो सिर्फ मित्रता है, चाहे वो पुरुष के साथ हो या महिला के साथ। बिल्कुल। वो जी एक गीत सुन ले फिर आगे बढ़ेंगे।
तो भाई दिल खिला रहना चाहिए तो बगिया खिली रहेगी। और ये जो हम बात कर रहे थे विषय की, वाकई बड़ा नाजुक सा है, बिल्कुल कलियों की तरह है, कभी भी मुरझा जाता है। तो ये जो संबंध की बात है, इसमें एक बात और है कि यूं अक्सर हम जैसे बार बार कह रहे हैं पारदर्शिता हो, मन साफ होना चाहिए, लेकिन मन को खराब होते भी समय नहीं लगता। हाँ। एक बात तो चलिए ठीक है, आप भी बहुत दृढ़ संकल्प वाले हैं, सामने वाला भी है, फिर भी कहीं ना कहीं अगर परिवार को आपत्ति हो रही है तो आप उसका मन तो नहीं बदल सकते। तो परिवार के सदस्यों में किसी को भी अगर आपत्ति है, बड़े लोगों को, तो हो सकता है कि उनको कोई बात खटक रही हो आपके महिला मित्र से या पुरुष मित्र से, तो आप ना बढ़ाएं। जैसे कि बाकी चीजें हम नहीं करते, परिवार के सदस्यों की खुशी देखते हुए ही तो हम सारा काम करते हैं। बिल्कुल। और अगर परिवार के सदस्य आपकी भी खुशी का पूरा ख्याल रखते हैं तो हमें लगता है कि इसको त्यागने में कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल बुआ जी, क्योंकि कहते हैं ना कि परिवार हर सुख दुख में आपके साथ रहता है। तो भाई अगर इस तरह की बातें अगर हो रही हैं, अगर परिवार के लोग जो आपके बुजुर्ग हैं या आपके पति हैं या आपकी पत्नी ही है, कभी-कभी बच्चों को भी नहीं पसंद आता है, कई बार बच्चों को भी नहीं पसंद आता है, तो ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसी चीज देखी जो आपके लिए अच्छी नहीं है, या तो उनके लिए कभी कभी ये भी हम नहीं समझ पाते कि हमारा कोई पुरुष मित्र है, हो सकता है आपकी बेटी के साथ उसने उसका सिक्स सेंस कुछ ऐसा कह रहा हो। बिल्कुल। तो हमें थोड़ा सा इन सब चीज़ों पर भी ख्याल रखना चाहिए। हर चीज़ को नज़रअंदाज करके हम सोचे कि नहीं हम तो बिल्कुल साफ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे मन में और सामने वाले के भी नहीं है, तो हम तो बिल्कुल झांसी की रानी हो जाएंगे। नहीं बुआ जी, ये बहुत ही नाजुक कहना चाहिए मामला है, तो इसको बहुत ही गंभीरता से लेकर हर तरीके से, हर तरह से अगर आप संतुष्ट हैं, आपके घर परिवार बाकी चीज़ों को देखते हुए अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ें सही है, तभी उन रिश्तों को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल। वरना ऐसा ना हो कि आपके थोड़ी सी लापरवाही के कारण आपका परिवार जो है बिखर जाए कहीं, या उसमें कुछ ऐसी क्लेश सब फैल जाए। जी हाँ। एक बात और होती है, मित्रता जैसे कि हम बार बार कहते हैं कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बिल्कुल है। क्या लेकिन 24 घंटे तो हम मित्र के साथ नहीं रहते, हमें 24 घंटे किसके साथ रहना है, हमें वो देखना होगा। दूसरा एक बात और है कि आप परिवार के सदस्यों को ही मित्र बना लें ज्यादा। जो चीज आप बाहर तलाश कर रहे हैं वो घर में आप देख लें, कहीं कहीं उसकी गुंजाइश बना लें, कहीं उसका रास्ता बना लें, तो एक ये भी रास्ता होता है ना। और एक बात और है कि हमें जैसे अगर खास तौर से हम किसी व्यवसाय में हैं तो बहनों को खास तौर से अपने कपड़े, अपने बोलचाल, हर चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि आपको किस हद तक कहाँ जाना है ना। बातचीत में कभी कभी आप बहुत बेपरवाह होकर हम बात कर रहे हैं, खुश हैं, हम बहुत बिंदास हैं, सामने वाला उसका कभी कभी गलत फायदा उठाने लगता है। तो पहले तो वो सोचते हैं कि अरे ये तो बहुत आसानी से हमारे साथ कहीं भी जा सकती है, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं वो सोच रहे हैं, है ना। तो और आप कुछ चीज़ें तो मनोभूरी आजकल ये भी हो गई है कि अगर हम नहीं गए, अगर हमने साथ में बैठ के चाय नहीं पी लिया, अगर हमने साथ में जाके उनके साथ होटल में कॉफ़ी नहीं पी लिया, तो हम कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़े पुरातन टाइप के दिखाई देंगे, बहन जी टाइप के दिखाई देंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं, लोग ऐसा सोचते हैं कि हम बहन जी टाइप के लगे, तो भाई बहन जी बनी रही है, कोई दिक्कत नहीं है ना, मैडम बनने की जरूरत नहीं है। अपनी सुरक्षा और अपना जो कहना चाहिए कि परिवार का माहौल और आपकी अपनी खुद की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। तो व्यंजन बताएं बुआ? हाँ, हम समझ रहे हैं तुम्हारा कुछ खाना खाने का मन कर रहा है। बिल्कुल। पराठे की भी विधि आ गई है, हमारे साथी ने लिखकर भेजा है। साथियों ने पराठे की विधि भी बताई है। उससे पहले हम एक पुडिंग बता दें। अरे वाह, क्या बात है। तो उसके लिए सामग्री है आधा कप चीनी, शक्कर, इलायची पाउडर, 2 कप दूध, 2 टेबल स्पून चम्मच कॉर्नफ्लोर, 2 चम्मच मिल्क पाउडर और ब्रेड टोस्ट। अच्छा। तो विधि ये है कि 1 कप पानी में आधा कप शक्कर डालकर चाशनी बना लें। ये चाशनी आपने बना ली, उसमें थोड़ा सा केसर और इलायची पाउडर डाल दें और थोड़ा सा उसको पका लें। मतलब जैसे गुलाब जामुन की चाशनी होती है ना, वैसा उसको तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। अब कढ़ाई में 2 कप दूध डालें, उबालें और आधा कप ठंडे दूध में कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच डालेंगे और 1/4 कप जो है गर्म दूध में 2 चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे। ये ध्यान रखें कि कॉर्नफ्लोर जो है वो आधे कप ठंडे दूध में ही डालना है और हल्के कुनकुने दूध में मिल्क पाउडर डाल के घोलना है। अब कढ़ाई में दूध डालें, उसमें शक्कर डालकर पकाएं। जैसे ही उबाल आ जाए उसके बाद जो कॉर्नफ्लोर वाला दूध है ना, वो उसमें डाल दें। तो कॉर्नफ्लोर क्या होता है बुआ जी, वो थोड़ा दूध को गाढ़ा कर देता है ना। तो जैसे ही वो हल्का सा गाढ़ा हो जाए, उसके साथ उसमें मिल्क पाउडर वाला जो दूध आपने घोल के रखा है वो भी डाल दें और उसको
हल्का सा गाढ़ा होने के लिए कम से कम 1 से 2 मिनट तक उसको पका लें, 1-2 उबाल आने दें। अब प्लेट में जो आपने टोस्ट लिया हुआ है, जो टोस्ट बाहर मिलता है, तो वो लगा दें प्लेट में और फिर उसमें चाशनी, एक परत चाशनी डालें। हाँ। और उसे ठंडा होने दें। अच्छा। और उसके बाद जो आपने रबड़ी बनाई है वो डालें, उसके ऊपर फैला दें। और अगर आपको नारियल पसंद है तो नारियल का भूरा भी आप उसके ऊपर डाल सकते हैं, मेवा डाल सकते हैं, मेवा डाल सकते हैं। उसके बाद एक टोस्ट की और एक लेयर रख दें और फिर से उसमें चाशनी और रबड़ी डालें। और गार्निश के लिए जैसे आपने बोला ही कि ड्राई फ्रूट कटी हुई आप डाल सकते हैं। और उसके बाद इसको 2 घंटे कम से कम फ्रिज में आप रख दें, फ्रीजर में नहीं, फ्रिज में रखना होगा। तो क्या होगा कि जो भी है वो एकदम से जम जाएगा, थिक हो जाएगी। अब उसके बाद वो प्लेट को निकालें और काट लें और आप खाएं, ठंडी ठंडी पुडिंग। आलू का नहीं, ये तो सादा पराठा इन्होंने लिखा है। 2 कप आटा ले लें, पानी, कसूरी मेथी, 2 बड़े चम्मच बेसन भुना हुआ चाहिए, नमक, हल्दी, मिर्च पाउडर और घी सेकने के लिए। आटा रोटी के लायक भिगो लें, मतलब आटा लगा लें, 10 मिनट सेट होने के लिए रखें। पेड़े बनाएं, एक पेड़े की गोली रोटी गोल बेलें, उस पर घी लगाएं। इन्होंने लिखा है नमक, हल्दी, हरी मिर्च, कसूरी मेथी और बेसन जो भुना हुआ है उसको ऊपर से थोड़ा थोड़ा डालें। अब उसका रोटी को रोल जैसा बनाएं, उसके बाद पुनः बेलें, हल्के गरम तवे पर सेक लें। तो इन्होंने लिखा कि ऐसे ही सब कर लें। तो इसके बाद इन्होंने लिखा कढ़ी या हरी दही या चटनी के साथ इसे परसें। तो जैसे इन्होंने बेसन लगाया है ऐसे ही आप, अगर आम का अचार है या लाल मिर्च का अचार है तो उसके मसाले आप लगा दीजिए तो बहुत टेस्टी बन जाएगा। और ऐसे नींबू का बनेंगे तो नींबू का पराठा बन जाएगा। लेकिन हम गीत सुनवाएंगे इस समय भाई। बुआ जी 2 जून को जो सखी सहेली का वर्षगांठ है ना, उसके लिए बहुत सी बधाइयाँ आ रही हैं हमारे बधाइयाँ आ रही हैं। लेकिन भाई ऐसा है कि हम चाहते हैं कि आप कुछ कमेंट्स लिखकर भेजें और थोड़ी सी अपनी जो कहते हैं ना लेखनी जो है उसको थोड़ा सा मांझ लें, तेज कर लें उसकी धार। हाँ। और कुछ पंक्तियाँ जो भी आपको समझ में आती है, नहीं तो आप सीधे सीधे ऐसे ही 2-4 लाइनें आप लिखकर भेजें और हम स्वागत करेंगे और हम 2 तारीख को शामिल करेंगे। बिल्कुल। और समय क्या होगा बुआ कि कब से कब तक भेज सकते हैं? नहीं, भेजने के लिए तो आज से आप भेजें, लेकिन उस तारीख को जाहिर है कि हम कोशिश ये करेंगे कि 3 बजे से कार्यक्रम है तो 2 बजे तक में जो कमेंट्स आएंगे हम उन्हें शामिल करेंगे। हो सकता है उस समय भी जो आया हम पढ़ लेंगे भाई, ऐसा क्या है। तो हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। बिल्कुल, बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो आप अपनी बातें हमसे उस दिन जरूर साझा कीजिएगा, अपने कमेंट्स आप भेजिएगा। और बुआ अब वक्त हो चला है विदा लेने का, तो सभी श्रोताओं सखियों को मन्नो बहुरिया और प्यारी बुआ का नमस्कार।